गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का, हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास का टाइम आज 8:15 से था। जी, क्योंकि अब दिल्ली में ट्रैफिक खोल दिया गया है तो सारे के सारे लोग सड़क पर आ गए थे। तो नॉर्मल दिनों से ज़्यादा ट्रैफिक है आज सड़कों पे। जी, मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कल हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट हम पढ़ रहे थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम, वो हम डिस्कस कर चुके थे। और मैंने आपको बताया था जी, टिल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था। एंड दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास, और ये पूर्ण रूप से लाइव क्लास है। आज तारीख है 19 मई 2020। और वक्त हो चला है 8:17। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? इतिहास में पूछना, इतिहास में आइए, इतिहास की क्लास में इतिहास के सवाल, पॉलिटी की क्लास में पॉलिटी के सवाल। 1911 में जब ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम भारत आया था और जब तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो ही दो औपचारिक घोषणाएं हुई थी। महत्वपूर्ण घोषणा, सबसे पहला बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, और दूसरा दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। और आप सब जानते हैं 1912 से भारत की प्रशासनिक राजधानी जो है वो दिल्ली है। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। भाई, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम पॉलिटी की बात करें तो जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, जब उसमें हम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जो संबंध रखती हैं किससे? हमारी राज्य व्यवस्था से या हमारी पॉलिटी से। तो बस जो जो चीज़ें संबंध रखती हैं हम केवल उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे हमने बात की बंगाल के विभाजन की, तो बंगाल का विभाजन हमें हिस्ट्री में पढ़ना होता है, तो उसके बारे में डिटेल में हम वहीं पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें केवल और केवल पॉलिटी के बारे में बात करनी है। फर्स्ट गवर्नर, एक आदमी पूछ रहा है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। कमाल हो गया। मेरी जगह अगर गूगल से पूछ लिया होता और या फिर यहाँ पर कहानी को ठीक तरीके से समझा होता तो समझ में आ जाता। मैंने आपको बताया था 1665 से लेके 1672 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और मैंने आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। आप लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी, यहाँ पर आकर सवाल पूछ दिया। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। चलिए, एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे उसी में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या हमारी संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, जी हाँ, जैसे बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था, बिल्कुल वैसा ही 1919 से लेके 1935 तक भी जो यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर द्वैध शासन लगाया गया था।
1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था, जी हाँ बिल्कुल हो गया था। लेकिन जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ना, उसके पास दीवानी और फौजदारी के जो मामले थे, जो न्यायिक मामले थे, वो किसके थे? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो फेडरल कोर्ट आया वो 1935 में आया। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। अब एक ही दिन में, है ना, एक ही दिन में महाज्ञानी कैसे बना दूं आप लोगों को। और जबकि आप जानते हैं कि आप महाजड़मती हैं अभी, तो अभी आपको महाजड़मती से एक ही दिन में महाज्ञानी कैसे बनाया जा सकता है? टाइम लगेगा ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सुना ही होगा सबने। तो टाइम लगेगा भाई थोड़ा सा। हेलो, फर्स्ट हाई कोर्ट कब से बना? ये जो सवाल है ना, ये इनको मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल वाहियात सवाल है, क्योंकि वो सवाल है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो फैक्चुअल डेटा है ना। आपने पूछा फर्स्ट हाई कोर्ट कब बना, यार ये तो गूगल से पूछो ना जाकर। यहाँ तो सिंपल सिंपल सी बात है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट्स की बात होगी ना। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, अंजलि जी, और उसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 में 1862 में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1862, 1862। यही जानना चाह रहे हैं आप? बट दिस इज फैक्चुअल डेटा, ये तो हम क्लास के दौरान लिख ही लेंगे। कुछ ऐसी चीज पूछिए ना जिस चीज के पीछे कोई कॉन्सेप्ट हो। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मसौदा समिति? व्हाट इज दिस? ये कोई सवाल थोड़ी है। कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने चाहिए हमेशा। फैक्चुअल चीजें तो आपको क्लास में लिखवा ही दी जाएंगी, और फैक्चुअल चीजें तो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। ये फैक्चुअल चीजें और ये डेटा लिखने के लिए थोड़ी आपने बैच ज्वाइन करा है, आपने तो चीजों को समझने के लिए किया है ना बैच ज्वाइन। डायरकी रूल क्या है मेरे भाई? देखो, डायरकी का मतलब द्वैध शासन होता है। और जब बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था, तो द्वैध शासन प्रणाली के तहत जो जनता होती है उसे 2 टैक्स पे करने होते हैं। आज भी हमारे देश में डायरकी चलती है, आज भी हमारे देश में द्वैध शासन चलता है। और द्वैध शासन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि हम केंद्र को भी टैक्स देते हैं और हम स्टेट को भी टैक्स देते हैं। आपने देखा होगा ना, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी हम अलग अलग पे करते हैं। दैट इज डायरकी, ये द्वैध शासन है। Yesterday you said Jinnah didn't sign a Nehru report, but he was not a member. मेरे भाई, मैंने आपको ये बताया था कि जो नेहरू कमेटी बनी थी, जो नेहरू समिति बनी थी, वो नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए बनी थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने पेश हुई थी ना। मैंने कहा था ना, एक सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय का मतलब है उसमें सारे के सारे दलों को बुलाया गया, और उसी सर्वदलीय बैठक में सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल थे, उनके हेड मौजूद थे। सबने सर्वसहमति से साइन कर दिए, लेकिन नहीं किए जिन्ना ने। और आप सब जानते हैं जिन्ना अध्यक्ष थे ना मुस्लिम लीग के, तो जिन्ना तो मौजूद होंगे ना बैठक में। कमिटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन बैठक में तो मौजूद थे। साइन तो करने थे ना उस मसौदे पर, जो मसौदा नेहरू रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया था नेहरू समिति के द्वारा या मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये बात हुई थी। फंडामेंटल राइट्स की क्यों जरूरत थी? जब मेरे भाई हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्यों होती है। अगर आपसे आपके, है ना, मौलिक अधिकार ही छीन लिए जाएंगे तो आप तो बिल्कुल भी सही से नहीं रह पाएंगे। आप सब जानते हैं ना, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में हम बैठे हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। ये भी तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में छीन लिए जा सकते हैं, ये प्रावधान है। धीरे धीरे आएंगी बात समझ में, एकदम से तो नहीं आएंगी।
स्वराज और डोमिनियन स्टेट में क्या अंतर है मेरे भाई? डोमिनियन स्टेट तो वो स्टेट है जिस पर अधिकार, जिस पर गवर्नेंस किसकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी, ब्रिटिशर की रहेगी। लेकिन जो उसका प्रशासन है वो हम लोग खुद चलाएंगे। लेकिन स्वयं अपना राज्य चलाना ही स्वराज है, दैट इज सेल्फ रूल। आकाश को ब्लॉक कीजिए फटाफट। इसके साथ लक्ष्मीकांत भी पढ़नी चाहिए, जो मर्जी पढ़िए। मैं क्यों अपने मुंह से कहूं कि भैया वो पढ़िए? पता चला बाद में मेरे ही ऊपर आरोपित कर दिया गया कि आपने फालतू पढ़वा दिया। मैं क्यों बोलूं आपको कि वो पढ़िए? सिंपल सी बात है ना। 1935 के एक्ट में भी 3 लिस्ट थी। 1935 के एक्ट में केवल 2 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जब हम फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो तीसरी लिस्ट है जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, वो तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है ना। चलिए अब डाउट्स पूछने का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब फटाफट से अब यहाँ पर क्लास पर ध्यान दीजिए। अब सारे के सारे लोग कमेंट्स करना बंद करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के बारे में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आज हमारे पास संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, हम सब जानते हैं यही आजादी से पहले, यही हमारे संविधान के निर्माण से पहले क्या कहलाती थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा कहलाती थी। और लंबे समय से भारतीय अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि भारत की एक अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारे संविधान का निर्माण करे और उसी के तहत भारत की राज्य व्यवस्था या जो भारत का प्रशासन है वो चले। लेकिन लंबे समय से हम मांग कर रहे थे, लेकिन लंबे समय से अंग्रेज हमारी मांगों को मान नहीं रहे थे। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए भारत में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे दैट वाज जस्ट अ वर्बल डिमांड, वो एक मौखिक रूप से की गई मांग थी। सबसे पहले तिलक ने ही कहा था, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी और उसी के तहत भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो रन होगी और वो चलेगी। लेकिन अगर सबसे पहली ऑफिशियल डिमांड की बात की जाए या सबसे पहले औपचारिक मांग की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय के द्वारा सबसे पहले ऑफिशियली या औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग 1934 में 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे दैट इज कंसीडर्ड एज द ऑफिशियल डिमांड, यही कहलाती है औपचारिक मांग। उसके बाद गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी इस मांग को दोहराया गया। लेकिन अंग्रेज हमारी कंडीशन पर, हमारी शर्तों पर हमारी संविधान सभा का निर्माण करने को तैयार नहीं थे।
लेकिन आप सब जानते हैं 1939 में शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की या द्वितीय विश्व युद्ध की। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारतीयों ने, कांग्रेस ने साफ साफ कर दिया कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक, इंडियन सोल्जर्स तब तक जाकर शामिल नहीं होंगे, तब तक जाकर सहभागी नहीं बनेंगे जब तक हमारी मांगों को मान लिया नहीं जाएगा, जब तक हमारे संविधान सभा का निर्माण नहीं किया जाएगा। जैसे ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो स्वाभाविक तौर पर फिर से इंडियन सोल्जर्स या भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ी। किसको? ब्रिटिशर्स को। आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक बार पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भारी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल हो चुके थे और साथ दे चुके थे। किसके? अंग्रेजों का साथ दे चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। पता नहीं क्या लिख के भेज रहे हैं यार, तुम लोग तब तक नहीं मानोगे जब तक, है ना, लाइन से तुम्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। जो चीज समझाई जाती है उसको एक बार ही समझ तो लो। जो मैं पढ़ा रहा हूं पता वो भी नहीं है किसी को। दिक्कत तो यही है सारे। क्लास होगी आज या नहीं, ये लो, ये अभी सो के ही जाग रही हैं। इन्हें अभी यही होश नहीं है कि ये है कौन सी दुनिया में। क्योंकि एक बार पहले भी इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भागीदारी देकर अंग्रेजों की मदद कर चुके थे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा सैनिक, इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन कंडीशन एक बार वही हुई। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो भी भारतीय जो लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने को तैयार नहीं थे। लेकिन आप सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही गांधी जी हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। और हम सब जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और जिस समय वो वापस लौटे थे उस समय अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किसी तरीके से भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करवाई जाए। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने गांधी जी से सिफारिश की और गांधी जी ने ही भारतीयों को उत्प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि जाइए और जाकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कीजिए। किस लिए? ताकि आपको रोजगार प्राप्त हो सके, ताकि आपको सैलरी और वेतन प्राप्त हो सके। इसीलिए तो खुश होकर अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी और कहा था भर्ती करने वाला सर्जेंट। क्योंकि गांधी जी के कहने पर भारी संख्या में जो भारतीय थे वो जाकर भर्ती हुए थे ब्रिटिश आर्मी में। लेकिन 1939 में सिचुएशन अलग थे। 1939 में हमारी तरफ से मांग हो रही थी संविधान सभा की, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से उसको इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन अब अंग्रेजों की मजबूरी बन गई क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अंग्रेजों को भारतीय सैनिक चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस साफ साफ कर चुकी थी कि पहले हमारी संविधान सभा बनाइए, हमें डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात कीजिए, तब भारतीय जाकर शामिल होंगे। कहां पर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बस फिर क्या था, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फाइनली अंग्रेजों को हमारी बात माननी पड़ी। और हमारी संविधान सभा बनाने के लिए ही अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया, एक ऑफर दिया गया, एक प्रपोजल दिया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विच इज नोन एज द ऑगस्ट ऑफर, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और दोस्तों लिख लीजिएगा, अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में भारत भेजा गया ऑगस्ट ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। अगस्त 1940 में भारत भेजा गया ऑगस्ट ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि अगस्त में आया था इसीलिए इसको ऑगस्ट ऑफर या अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। और हम सब जानते हैं इस समय भारत का वाइसरॉय
हुआ करता था, लिख लीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया। और हम सब जानते हैं 1936 से लेके 1944 तक 8 साल तक भारत का जो वाइसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेके 1944 तक। और इसी अगस्त ऑफर में, यही वो अगस्त प्रस्ताव था जिसमें सबसे पहले हमारे मांगों को स्वीकार किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कंडीशंस रखी। और वो अंग्रेजों की कंडीशंस क्या क्या थी? सबसे पहले यही बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा, सबसे पहली बात, कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में या परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब कि इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में जो भारतीयों की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा यही रखी गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने कहा कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। वॉर एडवाइजरी कमिटी आप इसको कह सकते हैं। एक वॉर एडवाइजरी कमिटी बनाई जाएगी या एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव में ही ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने और औपनिवेशिक युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार और औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। Indians will get the right to make their own constitution and they will get self rule। अंग्रेजों ने कहा युद्ध खत्म हो जाने के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने भी दिया जाएगा और उन्हें औपनिवेशिक रूप से स्वराज या सेल्फ रूल भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल था हमारी संविधान सभा बनने का, तो अंग्रेजों ने कहा, भारतीय चाहते थे कि जो भारत की संविधान सभा बने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, वो इलेक्शन के बेसिस पर बने, वो निर्वाचन के आधार पर बने। लेकिन अंग्रेजों ने हमारी ये सारी की सारी कंडीशंस तो मानी, इन सब बातों की घोषणा तो करी, लेकिन ब्रिटिशर्स इलेक्शंस के बेसिस पर नहीं बल्कि अपने ही तरीके से हमारी संविधान सभा का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए वो मांग जो हम लंबे समय से मांग रहे थे, उस मांग को 1940 में स्वीकार तो किया गया, लेकिन ऐसी कंडीशंस लगाकर जो भारतीयों को मंजूर नहीं थी। इसीलिए ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कई बारी और आपसे पूछते हैं कि बताइए अगस्त प्रस्ताव को पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। अ रस्टेड नेल ऑन द डोर। पंडित जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये दरवाजे पर जंग लगी कील है और लंबे समय पहले हमने ये कील दरवाजे पर लगाई थी, लेकिन अब तक तो इसमें जंग लग चुका है और अब इसका हमें कोई फायदा नहीं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। इसीलिए फाइनली दैट ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। इसीलिए इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा ठुकरा दिया गया। अंग्रेजों ने हमें अगस्त ऑफर जरूर भेजा, लेकिन क्या बात है मेरे भाई आशीष, कंडीशन 1 को एक बार इंग्लिश में बोलिए। मेरे भाई अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा आप उसको इंग्लिश में लिख लोगे, लेकिन आप क्यों इस गलत फहमी में जी रहे हो कि आपका मीडियम अंग्रेजी में है? अगर आप पहले वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में खुद से नहीं लिख सकते, दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो पहले अपना मीडियम चेक कर लीजिए अगर आप इसको भी अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई है कि मोर इंडियंस विल गेट द एडमिशन इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है। और अगर वो सेंटेंस मैंने अंग्रेजी में नहीं लिखा, इसका मतलब तो अभी जिंदगी खत्म हो गई भाई। अबे लकीर के फकीर मत बनो। मोदी जी कहते कहते चिल्ला चिल्ला के चले गए कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगाइए। ऐसा अगर करोगे तो सिलेक्शन लेने में सदियां लग जाएंगी, पंचवर्षीय योजना निकाल दोगे आप। इसीलिए वो स्टूडेंट जो मेरी बताई हुई बात अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अपने तौर तरीके से लिख सकते हैं, उन्हें फायदा जल्दी पहुंचेगा, उनको मर्ज का इलाज जल्दी मिलेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर लिख रहे हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि सर बोर्ड पर कम लिख रहे हैं, ये तो वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सच में बता रहा हूं मैं, कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप ही लोगों की भलाई के बारे में बात कह रहा हूं मेरे भाई, सखाओं, मित्रों, दोस्तों, बहनों, भाइयों। बहुत जरूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना। मोदी जी ठीक कह रहे थे कि दीज आर ब्लडी इंडियंस, इनको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है क्या स्टूडियो में? भाई मेरी तरफ से कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आपकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि आपके अलावा और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए, मैंने कहा फाइनली इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, हमने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। पंडित जी ने कहा ये दरवाजे पर जंग लगी कील है जो हमारे अब किसी काम की नहीं, इसीलिए हमने इसको ठुकरा दिया। और जब हमने इसको ठुकराया तो आप सब जानते हैं गांधी जी के ही द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव दिया गया। गांधी जी गेव द प्रपोजल ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपसे पूछेंगे कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो विचार था, जो आइडिया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी के ही प्रस्ताव पर, गांधी जी के ही आह्वान पर हमने अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया और इसी के प्रोटेस्ट में या फिर इसी के अगेंस्ट में हमने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ध्यान रखेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे।
और दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फाइनली वी रिजेक्टेड दैट ऑफर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही, इसी का दूसरा नाम है, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। यही कहलाता है दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो मूवमेंट। जो हुआ 1940 में। फाइनली कहने का मतलब अगस्त प्रस्ताव से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए और पूरी तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी के ठीक 2 साल के बाद आप सब जानते हैं घोषणा की गई क्रिप्स मिशन की, जो कब आया 1942 में, 1942 में। एक आदमी कह रहा है डेट लिखो, अबे नालायक आदमी, लिख ले 8 अगस्त 1940 को आया था ऑगस्ट ऑफर। मैं तो तारीखें लिखवा दूंगा, लेकिन तेरे से कभी जिंदगी में याद नहीं होंगी सारी तारीखें, और ना कभी एग्जाम में पूछी जाएंगी। जिनको तारीख लिखनी है वो लिख लीजिएगा, 8 अगस्त 1940 को आया था। इसके बाद 1942 में, ध्यान रखेंगे, ये लो भाई, कुछ लोग यहाँ पर तारीखों के बीमार हैं, तारीखों के आदी हैं। 11 मार्च 1942 में घोषणा की गई क्रिप्स मिशन की। ध्यान रखेंगे, जब 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी, आपसे पूछेंगे उस समय हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ध्यान रखेंगे, विंस्टन चर्चिल। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। और हम सब जानते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स के ही द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। और क्या था क्रिप्स मिशन, और इसमें क्या घोषणा की गई थी? आपसे पूछेंगे क्रिप्स मिशन जो घोषित हुआ था, वो घोषित हुआ 11 मार्च 1942 को, लेकिन ये भारत आया 23 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन में ही ये घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? चलिए लिखना शुरू करेंगे, इसकी क्या घोषणाएं थी।
सबसे पहली घोषणा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी मेड। हिंदी वाले दुराचारी लिख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। चलिए, हमारी पहली कंडीशन तो मान ली गई। हमारी कंडीशन भी यही थी ना, क्रिप्स वायसराय था क्या? अरे भाई अंजलि, थोड़ा सा दिमाग यहीं पर रखें क्लास में जब आप पढ़ें। अभी मैंने आपको लिखवाया था 1936 से 1944 तक भारत का जो वायसरॉय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, 44 तक। तो फिर 42 में क्रिप्स वायसरॉय कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। एक काफिर आदमी बोल रहा है दिल्ली चलो का नारा बोस ने दिया था। अबे गधे, मैंने दिल्ली चलो का नारा नहीं बताया, मैंने सिर्फ कहा कि 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। दिल्ली चलो के नारे की तो बात ही नहीं करी अभी हमने बात कहाँ करी? आईएनए के बारे में। अभी तो हमने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र भी नहीं छेड़ा, और यहाँ पर तो छेड़ना भी नहीं है सुभाष चंद्र बोस का जिक्र, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जिक्र तो इतिहास की क्लास में छिड़ेगा मॉडर्न इंडिया में। फालतू में जबरदस्ती चीजों को मिक्स कर रहे हो और करवा रहे हो, फिर कंफ्यूजन होगी, दिमाग में रायता बनेगा, फिर इधर उधर भागे भागे फिरना, फिर परेशान हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी घोषणा ये की गई, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स will be appointed। दूसरी बात कही गई कि संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। और तीसरी बात अंग्रेजों ने कही कि भारतीयों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है मनोज मेरे भाई? उद्देश्य प्रस्ताव की बात होगी 1946 में जाकर, 1946 में। अभी हम 1942 में हैं। अगर आपसे संयम नहीं रखा जा रहा तो या तो आप खुद यहाँ से दफा हो जाइए, नहीं तो मैं यहाँ से आपको दफा करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार बार, एक तो मेरे को ना उन लोगों से बड़ी तकलीफ होती है जो एक कमेंट को कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर 50 बार सेंड कर देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप एक ही कमेंट को 50 बार यहाँ पर कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा मेरे भाई। ये बिल्कुल समझ के बाहर है, सही में बता रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर जो कमेंट्स ऑन करवा कर रखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑन करवा कर रखे हैं क्योंकि इनिशियली एक हफ्ते तक मैं देखना चाहता हूं कि ये जो बैच बना है पॉलिटी स्पेशल का,
इस पॉलिटी स्पेशल के बैच में स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल क्या है, ये मुझे हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो मेंटल लेवल है या जो मानसिक स्थिति है वो क्या है। और जब मुझे पता चल जाएगा कि आप सारे के सारे ही नालायक हैं, तो फिर मेरे को आसानी होगी पढ़ाने में, क्योंकि फिर मैं कमेंट्स ऑफ करवा दूंगा। और जब मैं कमेंट्स ऑफ करवा दूंगा तो आपको फायदा क्या लाइव बैच में पढ़ने का। तो अपनी सहूलियत अपने हाथ है भाई। आप लाइव बैच में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समझकर यहाँ पर मैसेज करते रहे। अबे मैं तुम्हारी माशूका थोड़ी हूँ कि तुम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह यहाँ पर मैसेज करोगे और मैं रिप्लाई करूँगा। तो भाई प्लीज़, है ना, इतनी बेवकूफ़ियाँ मत कीजिए यहाँ पर। ये प्रूव मत कीजिए, ये शो मत कीजिए कि 799 रुपये देकर, है ना, आपने बैच में एनरोल कर लिया है लेकिन आप सारे के सारे गधे हैं। ये मत शो कीजिए, ठीक है ना। इससे बाकी लोगों का नुकसान होता है जो मैं नहीं चाहता हूँ करना, लेकिन आप लोग मजबूर करते रहते हैं। और फिर मजबूरन मुझे क्या होगा, मैं सारे लोगों को जो भी ये सब करेंगे, ज़्यादातर लोग शांत बैठे हैं, कुछ ही लोग हैं 8-10 लोग जिनको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। मैं फटाफट से उन सारे के सारे लोगों को ब्लॉक करूँगा। कुछ नहीं है यार, क्या फ़ायदा। मैंने कहा तो है, क्लास में आते ही मैंने डाउट लिए हैं और अब लास्ट में ले लूँगा। अब बीच में यार परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, वो भी जानबूझ के ब्लॉक करा दूंगा। फिर आपको लगेगा कि भाई साहब हमारी तो संपत्ति लूट ली करियर वेल वालों ने, 800 रुपये ले लिए हमसे। सबसे पहली बात अंग्रेजों ने कही कि ठीक है, हम मंजूर करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, हम लोग इलेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को हम शामिल भी करेंगे। और इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा वी विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। हम विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा करेंगे। अब ये विदेशी आक्रमण क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप सब जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। और क्योंकि पोलैंड ने कई सारे देशों के साथ संधि कर रखी थी कि जब कोई युद्ध करेगा तो आपको आकर मदद करनी होगी, इसीलिए कई सारे यूरोपियन देशों को पोलैंड की मदद करने के लिए कूदना पड़ा था। और यहाँ पर एक आधारशिला तैयार हुई थी किसकी, जर्मनी वर्सेस अदर जो कंट्रीज थे। लेकिन धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए अमेरिका और उधर से जापान भी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो पर्ल हार्बर के ध्वस्त होने की थी वो सबने सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि जापानियों के द्वारा ही अमेरिकी पर्ल हार्बर को ध्वस्त कर दिया गया था, इसीलिए जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमले किए थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान भी शामिल हुए और अमेरिका और जापान के बीच में प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, तो जब अमेरिका ने जापान पर हमले करने शुरू किए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे जो महान उपलब्धि थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, वो एक तो ये था कि इसमें जेट विमानों का या लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था, जो बिल्कुल नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये एक क्रांति आई थी, एक रिवॉल्यूशन आया था। और दूसरा, वर्ल्ड में पहली बार न्यूक्लियर पावर या परमाणु हमले का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के द्वारा। जब अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया तो आप सब जानते हैं अमेरिका का सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। और किसके खिलाफ कर रहा था, जापानियों के खिलाफ कर रहा था। इसीलिए जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट अमेरिका से उड़ा करते थे तो पहले ब्रिटेन के ही बेस पर जाकर लैंड हुआ करते थे और फिर ब्रिटेन से हवाई उड़ान भरकर जापान पर हमले किया करते थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो भारत था वो एक बहुत बड़ा उपनिवेश था, किसका, ब्रिटेन का। कहने का मतलब हम ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी थी,
भाई कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद हम सब जानते हैं किसी ताकतवर देश के द्वारा किसी कमजोर देश के पूरे प्रशासन और शासन पर अधिकार करना ही तो क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है या कॉलोनियलिज्म कहलाता है। और ऐसा ब्रिटेन ने हमारे साथ किया था। हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, और क्योंकि हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे और यहाँ पर ज्यादातर बोलबाला ब्रिटिशर्स का था, तो कहीं ना कहीं जापान ब्रिटेन के ऊपर तो हमले कर ही रहा था। लेकिन जब क्रिप्स मिशन आया तो कहीं ना कहीं ये भी खतरा उस समय उत्पन्न हो चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान भारत पर भी अटैक करना शुरू कर दे, भारत पर भी जापान की तरफ से हवाई हमले होने लगे। क्यों होंगे भारत की तरफ हवाई हमले? क्योंकि भाई भारत भी तो किसका उपनिवेश है, ब्रिटेन का। क्योंकि यहाँ तो ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स की ही क्या चल रही है, सत्ता चल रही है। इसीलिए अंग्रेजों ने आश्वासन देने के लिए हमें कहा कि जापानियों की तरफ से कोई हवाई हमला नहीं होगा, कोई विदेशी आक्रमण भारत पर नहीं होगा। इस बात के लिए हम आपको इंश्योरिटी देते हैं और हम कहते हैं कि अगर भारत पर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो हम इसमें आपकी रक्षा करेंगे। ये कुछ वो महत्वपूर्ण सुझाव थे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए किसमें, क्रिप्स मिशन में। लेकिन भारतीयों को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि क्रिप्स मिशन तो ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है कि अलग अलग राज्य के प्रतिनिधियों को हम अलग अलग प्रतिनिधित्व देंगे और शामिल करेंगे किसमें, संविधान सभा में। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये नजर आने लगा था कि जो अंग्रेज हैं वो जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं और जिस तरीके की घोषणा कर रहे हैं, इससे तो कल को विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और हमारा देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। क्योंकि सारे के सारे राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने राज्यों को, अपने अपने प्रांतों को क्या करना चाहेंगे, अलग अलग करना चाहेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत तो पहले कई सारी देशी रियासतों में बटा हुआ था और यही खतरा कांग्रेस को हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हमारी संविधान सभा तो बनाए लेकिन हमारे देश का क्या कर दें, विभाजन, उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। इसीलिए क्रिप्स मिशन की इस घोषणा से भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं गांधी जी ने कहा, दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन आता है कई बारी कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो हम सब जानते हैं गांधी जी ने ही इसे पोस्ट डेटेड चेक या बाद की तिथि का चेक कहा। और उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक, इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। और दोस्तों फाइनली वी रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन एज वेल। क्रिप्स मिशन की घोषणा को भी हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से ठुकरा दिया। और आप सब जानते हैं बस इसी के विरोध में क्योंकि भारतीयों को कहीं ना कहीं जापानी हवाई हमले का खतरा होने लगा, इसीलिए 8 अगस्त 1942 से शुरू हुई अगस्त क्रांति। और हम सब जानते हैं अगस्त क्रांति किस मूवमेंट को कहा जाता है, कांग्रेस ने शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त रिबेलियन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। फटाफट से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेवेल प्लान या वेवेल योजना के बारे में। ध्यान रखेंगे अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल, in October 1943 Lord Wavell was declared as the new Viceroy of India। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल, अभी तक लॉर्ड लिनलिथगो, उन्नीस में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को डिनाई कर दिया गया, लेकिन आज तो सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। एक्सप्लेन। अभी तो मैंने आपसे कहा कि पहले भारत कई देशी रियासतों में बटा हुआ था। क्या आज भारत में सारी की सारी रियासतें या सारी की सारे जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है ये तब समझ में आएगा जब हम संविधान पढ़ना शुरू करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हमारे देश में केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर, और हमेशा सारे के सारे राज्य केंद्र के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। कोई भी राज्य केंद्र के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैव टेकन यूनिटरी पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, क्योंकि हमने कनाडा के संविधान से संघात्मक शक्तियां ली हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आप तब समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का नया वायसराय घोषित किया गया। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक गधे ने यहां पे कुछ मैसेज करा था। ये लो, आपने तो लिनलिथगो का टाइम 1944 तक बोला था। ले भाई साहब, ये आप ही के लिए है। मुझे मालूम था ये बेवकूफी वाला सवाल जरूर आएगा, तो ये विकास की तरफ से आया। मेरे भाई, मैंने यहां पर क्या लिखा है? डिक्लेयर्ड, घोषणा की गई। और हम सब जानते हैं 1944 से लेके अब 1947 तक भारत का जो वायसरॉय बनकर आया वो कौन आया? लॉर्ड वेवेल आया। अब आया लॉर्ड वेवेल। और ध्यान रखेंगे 4 जून 1945 को ही आया वेवेल प्लान या वेवेल योजना। और इस वेवेल योजना में क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए या क्या क्या
प्रस्ताव रखे गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव था कि भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका हेड भारत का वायसरॉय होगा और जिसमें आर्मी चीफ भी कौन होगा? ब्रिटिशर। कहने का मतलब ये प्रपोजल रखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो भारत के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें केवल उसका अध्यक्ष और उसका आर्मी चीफ या उसका जो सेनापति होगा वो अंग्रेज होंगे, लेकिन इसमें बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? भारतीय या इंडियंस। वो सारे के सारे भारतीय होंगे। Number of Muslim members will be equal to the Hindus। और इस कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। इसमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। और ध्यान रखेंगे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होगी या ये जो कार्यकारिणी परिषद होगी, ये बिल्कुल किसके बराबर होगी? अंतरिम सरकार के बराबर। ये अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें घोषणा कर दी गई, लिख लीजिएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया है, उन सारे के सारे लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। ये घोषणा की और कहा गया एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और फिर वहीं पर इसके बारे में क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। ये सारी की सारी घोषणाएं वेवेल प्लान में हुई 1945 में। इसके बाद हुई शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला सम्मेलन। जैसा कि घोषणा की गई थी वेवेल प्लान में कि सारे के सारे लोगों को जो क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत गिरफ्तार हुए थे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कहां पर? शिमला में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस था ये 25 जून 1945 से लेके 14 जुलाई 1945 तक चला। इसकी अध्यक्षता, इसकी अगुवाई मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। बट गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में क्या बात रखी गई? अंग्रेजों ने कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाएंगे जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब ये बैठक हुई, जब शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, तो यहीं पर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात रखी कि ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, लेकिन किस किस मुसलमान कैंडिडेट को उसमें नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा तो इस बात पर सहमत नहीं हुई कौन? कांग्रेस। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसी बात को लेकर क्या हो गया? डिस्प्यूट। और फाइनली 14 जुलाई 1945 को कोई निष्कर्ष नहीं निकला शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला समझौते का, और इसको पूरी तरीके से विफल घोषित कर दिया गया। फेल हो गया शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला सम्मेलन। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, बैच की कुछ शर्तें हैं तो बताओ। सलाउद्दीन मेरे भाई, कल जब आप क्लास अटेंड करने के लिए आए तो कमेंट तभी करें जब आपने पिछली और आज की सारी क्लास अटेंड कर ली हो और अच्छे से सारी चीज को समझ लिया हो, तब आप आके कमेंट करेंगे। बस यही शर्त है और कोई शर्त नहीं। बाकी तो आपका स्वागत है इस बैच में। 14 जुलाई 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में 2 परमाणु हमले हुए अमेरिका की तरफ से जापान पर। पूरा का पूरा जापान तहस नहस हो गया और इसी के 5वें दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और समाप्त हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटेन पर? क्योंकि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में क्या आई? आर्थिक मंदी, रिसेशन आया, जिसकी मार सबसे ज्यादा किसको पड़ी? ब्रिटेन को पड़ी। तो एक तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई, एक तो ब्रिटेन के पास फंड्स नहीं बचे, और उधर 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ का गठन हो गया तो यूएनओ ने साफ साफ कह दिया कि जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज ने जिन जिन देशों को अपनी कॉलोनीज बनाकर, अपना उपनिवेश बनाकर रखा है, सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए और सबको आजाद कर दीजिए। और यही कारण होगा कि हमारे देश को जल्दी आजादी मिलेगी। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा, भारत को आजादी मिलेगी और शुरू होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। तो चलिए बने रहिए, कल दोबारा से मुलाकात होगी, टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।